ओके, सो प्रीवियसली रोटेशन में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम एक बार देख लेते हैं समरी। मैंने लास्ट में समरी एक्सप्लेन की थी एंगुलर मोमेंटम की हमें कैसे डिस्कस करना है। ओके, यहाँ पर मैंने सारी चीजें लास्ट में एक्सप्लेन कर दी थी कि एंगुलर मोमेंटम के 3 पर्सपेक्टिव्स हैं। नंबर 1 क्या है कि हम किसके लिए देख रहे हैं। पहला क्या, हम किसके लिए देख रहे हैं, मतलब पार्टिकल है या फिर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट। ओके, सो पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है हमें पहले चेक करना पड़ेगा। फिर हमें देखना पड़ेगा अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या वो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रहा है या रोलिंग टाइप कर रहा है। ये 2 चीजें हमें जज करनी पड़ेंगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हमने देखा था कि पार्टिकल का है तो 3 कैटेगरीज पे हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला तो सिंपल है, एंगुलर मोमेंटम होता है यार r इंटू लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इज m इंटू v। ये है हमारा लीनियर मोमेंटम, तो उसमें हमें आर का क्रॉस प्रोडक्ट करा देना है, ये हमें माइंड में रखना है। तो अगर वेक्टर्स दिए हैं तो हम एम तो स्केलर है उसे अलग रख लेंगे, आर क्रॉस वी कराएंगे। अगर वेक्टर फॉर्मेट में नहीं है, कुछ लॉजिकली हम फिगर जज कर सकते हैं, तो विल सॉल्व इधर वी परपेंडिकुलर इंटू आर करेंगे या फिर v इंटू आर परपेंडिकुलर, जो हमें सुटेबल लगेगा। तो ये दोनों केसेस में हमने देखा था कि यहाँ पर हमने डायरेक्टली आर ले लिया था क्योंकि वो v के ऑलरेडी परपेंडिकुलर था। यहाँ पे v कुछ इस तरीके से था तो हमने उसके लाइन ऑफ एक्शन से r परपेंडिकुलर ले लिया था। फिर मैंने बताया कि इसका मतलब ये है कि पार्टिकल का जो एल है वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे बहुत डिपेंड करता है, लेकिन जो किसी ऑब्जेक्ट का प्योर रोटेशन वाला एल है वो सिर्फ आई ओमेगा होता है, वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो उसकी एक फिक्स वैल्यू हो जाती है। उसके बाद हमने रोलिंग का डिस्कस किया, तो रोलिंग में दोनों आ जाते हैं, प्योर रोटेशन का फीलिंग भी आ जाता है और हमारे पास मूवमेंट वाला फीलिंग भी आ जाता है। तो यहाँ तक हमने एंगुलर मोमेंटम का डिस्कशन किया था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं यार। किसी को कोई डाउट प्रीवियस में एंगुलर मोमेंटम में। ओके, तो आज हमें डिस्कस करना है कंजर्वेशन के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो पहले जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था m1 v1 m2 v2 वाला सिनेरियो, वैसे ही यहाँ पर हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सीखना होगा। लेकिन पहले हमें ये देखना है कि एंगुलर मोमेंटम सॉल्व कहाँ से होगा, आएगा कहाँ से। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा होता है। और मुझे याद है कि इसकी लीनियर एनालॉजी क्या है, दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन मुझे पता है कि मोमेंटम जो डिफाइन था वो डिफाइन था मोमेंटम, जो फोर्स डिफाइन था उसे हम मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकते थे dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इसका मतलब सिमिलरली हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, टाउ को सीधे क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर अगर हमें नहीं करना तो हम अल्फा को डिफरेंशियल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। डिफरेंशियल फॉर्मेट मतलब आई इंटू अल्फा को क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट किसी को, डी ओमेगा बाई डी टी। एंड आई ओमेगा को क्या लिखते हैं हम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आई ओमेगा। तो इसका मतलब डी आई तो बदल नहीं रहा, ओमेगा बदल रहा है, तो क्या हो जाएगा, डी एल विल बी डी ओमेगा। तो बेसिकली इसे हम फिर क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं डी एल बाई डी टी। इन अदर वर्ड्स सिंपल जो फीलिंग है वो ये है कि जैसे हम टाउ को डी एल बाई डी टी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर फोर्स को लिख सकते हैं डी पी बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, और टॉर्क क्या बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, टॉर्क तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि फोर्स कैसे लग रहा है। मतलब सपोज ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया है तो देखो इस पे फोर्स लग रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया तो फोर्स तो लग रहा है, लेकिन इसका टॉर्क क्या आएगा यहाँ पर, जीरो। क्यों, क्योंकि कोई डिस्टेंस ही नहीं है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
समझ आया? लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रहा है? यहीं से पास हो जाएगा ना। तो पॉइंट समझ आया कि फोर्स में और टॉर्क में थोड़ा सा डिफरेंस है। फोर्स अगर है तो हम बोलेंगे हाँ यार फोर्स तो लग रहा है वहां पर, लेकिन टॉर्क की क्या खास बात है? फोर्स लग भी रहा है, अगर उसका पॉइंट ऑफ एक्शन सही नहीं है तो नेट टॉर्क क्या आ जाता है? जीरो। जीरो। तो इसका मतलब हम अगर ये सिनेरियो देखें कि लेट्स से नेट टॉर्क जीरो हो गया है तो फिर क्या होगा? तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इफ टॉर्क नेट इज इक्वल टू क्या हो जाए? जीरो, देन इसका मतलब सिचुएशन क्या हो जाएगी? डीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि एल चेंज नहीं हो रहा है। डी मतलब क्या होता है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो एल चेंज नहीं हो रहा मतलब एल क्या है? कांस्टेंट है। और हमें पता है कि एल कांस्टेंट है, इसका मतलब इसे क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर किसी तरीके से हमने बोल दिया कि नेट टॉर्क जीरो हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि उस सिस्टम का एल कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं किसके लिए? फॉर प्योर रोटेशन, फॉर प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन में पता है एल का फॉर्मूला क्या होगा? अगर एल कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है? एल कांस्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ टाउ क्या है? जीरो है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है वहां पे। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ एल इनिशियल इज इक्वल टू एल क्या होगा? फाइनल। फाइनल। तो इसका मतलब ये होगा कि एल का फार्मूला हम प्योर रोटेशन में जानते हैं, पॉइंट पे डिपेंड ही नहीं करता, क्या होता है? सिर्फ आई ओमेगा। आई ओमेगा। सो आई वन ओमेगा वन विल बी इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। तो ये एक बहुत बड़ा आइडिया बन जाता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपको और फील होगा कि कहाँ पर कैसे हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। सो देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है यार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? के इज इक्वल टू, हमें पता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या पता होता है हमें? याद है एल काइनेटिक? अपॉन टू एल। यस, हाफ एम वी स्क्वायर एक फॉर्मूला था और एक फॉर्मूला था पी स्क्वायर बाई टू एम। तो पी किसके इक्विवेलेंट हो जाता है? एल के, एल 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 स्क्वायर बाई स्क्वायर बाय टू आई। टू आई। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है, ये हमें माइंड में रखना है। तो अगर ये दो फॉर्मूले हैं तो हम रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो जाएगा, देन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हो जाएगा k1 बाई के टू इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ आई वन ओमेगा वन का स्क्वायर बाई हाफ आई टू ओमेगा टू का स्क्वायर। और इक्वल में हम एल भी लिख सकते हैं। तो एल में तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि एल तो दोनों केसेस में क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। सो एल स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है। ये समझ आया क्या सबको? अच्छा, अभी हमने क्या किया, ये जो आई ओमेगा स्क्वायर था इसको दो पार्ट में लिख लिया, आई ओमेगा को साथ में लिख लिया और ओमेगा को एक अलग से लिख लिया। इसमें किसी को कोई डाउट क्या? ओमेगा स्क्वायर को हमने अलग अलग लिख लिया। इससे बेनिफिट क्या हुआ? आई वन ओमेगा वन को क्या बोल सकते हैं? एल। और आई टू ओमेगा टू को भी क्या बोल सकते हैं? एल। एल। तो दोनों एल तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का अगर हमें रेशियो चाहिए कभी भी, तो हम सिंपल वे पे, अगर हमें ओमेगा पता है तो हम बोल सकते हैं क्या? ओमेगा वन बाई ओमेगा टू। अब देखो यहाँ पर, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? ओमेगा आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर नहीं आ रहा है, देख रहे हैं? क्योंकि एल की वजह से कैंसिल हुआ। और आई पे क्या रिलेशन आएगा? इनवर्स आई टू बाय आई वन। लेकिन ये कब है? ये ऐसा हर समय नहीं कर देंगे। दिस इज वैलिड व्हेन एल इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट, मतलब व्हेन आई
1 omega 1 is equal to I2 omega 2, then only you can use this. ठीक है, तो बताएं क्या एंगुलर मोमेंटम का यूज समझ में आया कि एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको और समझ में आएगा कि क्या करना है, लेकिन पहले बताइए फॉर्मूला समझ आया। यस सर। हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि रोटेशनल एनालॉजी पूरी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे पावर का फॉर्मूला था ना, पावर का फॉर्मूला रहता था, क्या होता था, फोर्स इनटू वेलोसिटी। सो यहाँ पर भी पावर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फोर्स की जगह क्या आएगा, टॉर्क, और वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो ये फॉर्मूला कई बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को भी मिला होगा आपको कि रोटेशनल पावर हम कैसे निकाल सकते हैं, टॉर्क इनटू ओमेगा से। तो ये सिचुएशन थी। कुछ एग्जांपल वाइज देखते हैं कि टॉर्क कब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है तो यार टॉर्क कांस्टेंट रहने के लिए सिंपल सी बात है कि नेट अगर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है एक्सटर्नल, तो अगर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो क्या रहेगा, टॉर्क जीरो। अगर फोर्स लग भी रहा है और वो सेंटर से पास हो रहा है तो भी क्या रहेगा, टॉर्क जीरो। तो अब देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं अ मैन standing on a free table on a rotating table if he opens up his arms, then find the effect on its angular speed। ठीक है, सो एक चीज याद रखना, टेबल इज फ्रीली रोटेटिंग, टेबल इज रोटेटिंग फ्रीली। मतलब ऐसा नहीं कि कोई अलग से मशीन लगा दी है, एक बार रोटेट करके छोड़ दिया हुआ है हमने। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक बार रोटेट करके छोड़ दिया हुआ है तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आ रहा। मतलब इट इज लाइक कि ये टेबल है और मान लेते हैं ये एक्सेस है और इसके अबाउट ये टेबल रोटेट होने वाली है, मतलब रोटेट हो रही है, लेट से ओमेगा 1 से रोटेट हो रही है। और यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ पर एक पर्सन है, अभी वो अपने आर्म्स जो है अब क्लोज रखे हुए हैं, मतलब आर्म्स को अभी अपने बॉडी के क्लोज रखा हुआ है उसने। अभी सेकंड केस में सिचुएशन क्या हुई है कि ये टेबल है हमारी और उसने अभी क्या किया हुआ है, अपने आर्म्स ओपन अप कर दिए हैं। सो लेट से ये ओमेगा 2 कुछ चेंजेस हो गए, तो इसका मतलब अभी वो पर्सन ने लेट से अपने आर्म्स एकदम स्ट्रेट कर लिए। तो बताओ क्या डिफरेंस बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मासेस क्या थे, क्लोज थे, यहाँ पे मासेस क्या है, क्लोज है, ठीक। लेकिन यहाँ पर मासेस क्या हुआ, दूर हो गए। से दूर हो गए। तो ये गारंटी है कि इन सेकंड केस as masses are moving away, I increases। ठीक है, दूर जा रहे हैं तो मतलब I इंक्रीज होगा। मतलब अगर ये I1 है और ये I2 है, देन हम श्योरली बोल सकते हैं दैट I2 हैज टू बी ग्रेटर देन I1। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आ गया। तो आप समझ जाओ यार कि क्वेश्चन में अगर कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है, कोई अलग से फोर्स आया क्या यहाँ पर, वो पर्सन अपने नो हैंड्स सर, रेस करे, कोई फोर्स नहीं आया। तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं आया होगा। तो ये सिनेरियो है, एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, टॉर्क भी क्या होगा, जीरो। देन एल हैज टू बी कांस्टेंट। और हमें पता है कि यार अगर एल कांस्टेंट है तो सिचुएशन क्या होगी,
I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा I2 ओमेगा क्लियर। तो अगर I2 ज्यादा है तो रेशियो को बैलेंस करने के लिए ओमेगा 2 को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। कम क्लियर। या फिर मैं ऐसे भी कंपेयर कर सकता हूँ कि I1 बाई I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा 2 बाय ओमेगा बाय ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1। So as I2 is greater than I1, so क्या होगा, ओमेगा 1 will be greater than ओमेगा 2। Why? ओमेगा 2 ये प्रोपोर्शनल में है दोनों लोग, ठीक है। तो इसका मतलब अगर I1 I2 ज्यादा है तो इसका मतलब ओमेगा 1 ज्यादा होगा, तो इसका मतलब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सो कंक्लूजन क्या निकल के आया, its angular speed omega 2 will reduce। यार तो अभी समझ आया यार एंगुलर मोमेंटम का यूज क्या है, कैसे कर सकते हैं हम, बताएं। यस सर। ओके, तो ये सिचुएशन है, मतलब एंगुलर मोमेंटम का थोड़ा आपको आइडिया लग गया। अभी और एग्जांपल देख लेते हैं तो और बेटर आइडिया लग जाएगा। और अभी अभी के बाद आप सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हैं 7.6, ठीक है। अभी आज के लेक्चर के बाद आज सब लोग 7.6 सॉल्विंग स्टार्ट कर देंगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं एक और। सपोज सिमिलर क्वेश्चन है, एक टेबल है और वो रोटेट हो रही है किसी ओमेगा से, ठीक है, किसी ओमेगा से रोटेट हो रही है। मान लेते हैं ये डिस्क है, ये डिस्क है और इसका m, r की डिस्क है ये, क्लियर। नाउ a point object is kept gently at the edge of disk. Find its new omega and the ratio of its initial and final kinetic energy। ओके, सो क्वेश्चन समझ आया सबको। क्या हुआ कि अभी ये डिस्क रोटेट हो रही थी और अभी हमने उस पे क्या रख दिया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया, कहां पर, एज पे। तो क्वेश्चन देखें क्या बदल गया। क्वेश्चन ये था कि पहले डिस्क रोटेट हो रही थी, अभी भी डिस्क रोटेट हो रही है, लेकिन अभी हमने उस पे क्या रख दिया, एज पे एक कंसंट्रेटेड एम मास रख दिया। समझ आया क्वेश्चन सबको यार, बताएं क्वेश्चन समझ आया सबको। यस हाँ, तो ये सिनेरियो है। तो अभी ये डिस्क थी, ये क्या है, डिस्क है और बाद में भी डिस्क ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बताओ बाद में क्या चेंजेस क्या आ गए हैं सेकंड केस में, सेकंड केस में क्या चेंजेस आ गए। ओमेगा मास बाहर रख देने से क्या हो गया, सबसे पहले क्या हुआ होगा, ओमेगा मास बढ़ गया, मोमेंट ऑफ ओमेगा, इनर्शिया ये जितने मोमेंट ओमेगा मोमेंट ऑफ के लोग हैं ना, इनर्शिया बढ़ गया बहुत बहुत मार खाएंगे यार ओमेगा वाले लोग। सबसे पहले ओमेगा कहाँ से डिसाइड करने लग गए, एम रखने से क्या बदला सबसे पहले, मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट इनर्शिया। ऑफ इनर्शिया बदला। देन विल डिस्कस कि ओमेगा बदलेगा। बट अब हमें पहले ये सोचना है कि क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इसको जेंटली रखा हुआ है, मतलब ऐसा कुछ कोई अचानक से फ्रिक्शन फोर्स वगैरह नहीं आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं टॉप से देखूं, टॉप व्यू से देखूं, तो जब ये ऑब्जेक्ट रखा है तब हो सकता है यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाता, और अगर फ्रिक्शन आ जाता है तो फ्रिक्शन का क्या आ जाता है, एक एक्स्ट्रा टॉर्क। और लेकिन जेंटली रख रहा है मतलब फ्रिक्शन वगैरह एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क
नहीं आया है। क्लियर? अब बताओ mg के टॉर्क का क्या होगा? इसका mg का टॉर्क तो आ सकता है ना? वो नॉर्मल के साथ बैलेंस है ना? नहीं, नॉर्मल के साथ बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल खुद में बैलेंस कर लेते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट है तो एक नॉर्मल इस पे लगेगा, एक नॉर्मल इस पे लगेगा। नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस करेंगे पूरे सिस्टम में। mg को कौन बैलेंस करेगा? तो अच्छी बात है कि mg का टॉर्क आएगा ही नहीं, आप फील नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं ऐसा कुछ दे देता क्वेश्चन, तो mg का टॉर्क इसे यहाँ पर रोटेट करा देगा, क्योंकि ये इसकी जो रोटेशनल एक्सिस है वो कहाँ है? इनटू द प्लेन है। ऐसे है क्या रोटेशनल एक्सिस? नहीं, इनटू द प्लेन है, ये उसके अबाउट ऐसे घूमने वाला है। लेकिन यहाँ पर देखो रोटेशनल एक्सिस कैसी है, इस तरीके से है ना रोटेशनल एक्सिस। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे नहीं घूमने वाला है, ऐसे ही इस टाइप का सर्कल बनाने वाला है। तो क्या mg इस टाइप का टॉर्क लगा पाएगा क्या इस तरफ? नहीं। नहीं, इस तरफ का टॉर्क तो तब लगता है जब फोर्सेस ऐसे होते हैं, कुछ मतलब इस प्लेन में होते हैं। अगर आप टॉप व्यू देखो, चलो टॉप व्यू देखते हैं। अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होने वाला है, तो इसके अबाउट टॉर्क इधर क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो टॉर्क कौन लगा सकता है? इधर वाला फोर्स या फिर इधर वाला, मतलब फ्रिक्शन लगा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं टॉप से देखूंगा तो mg किधर है? नीचे की तरफ। mg तो इनटू द प्लेन है ना, तो वो तो इसके अबाउट घुमा ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक्सिस ही ऐसी है। तो mg का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये आपको सोचना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए कि mg का कोई इफेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन उस तरीके की नहीं है। ओके। सो इसका मतलब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया, तो इसलिए ओमेगा बदलेगा ही। लेट्स से I1 की बात करें, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था डिस्क का? mr²/2। और अभी नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? डिस्क का तो रहेगा ही रहेगा, और एक्स्ट्रा किसका आ जाएगा? mr²। mr²। mr² आ जाएगा। एंड नाउ हमें पता है कि नेट टॉर्क 0 है, देन L हैज टू बी कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? I1 ω1 must match I2 ओमेगा। I2 ω2। So initially mr²/2 into omega is equal to finally कितना हो गया? 3mr²/2 into ω2। क्लियर? सो ω1 और ω2 में आ जाएगा। फाइंड न्यू ओमेगा, अगर हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं ये ओमेगा नॉट से घूम रहा था, सो मैं न्यू ओमेगा बताना है। सो ये ओमेगा नॉट है, सो ω2 कितना हो जाएगा? ω0/3। 1/3। ठीक है, तो ये हो गया। और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो अगर चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी वो हमें ऑलरेडी पता है। ओमेगा चाहिए तो हम ω1/ω2 कर सकते हैं, या फिर I2/I1 भी कर सकते हैं। I2 कितना था? 3mr²/2। और I1 कितना था? mr²/2। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 3:1। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई यहाँ पर, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताएगा कि ओमेगा चेंज होगा या नहीं। बताया यार, आप लोग समझ आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिसाइड करने वाला है चीजों को? ओके, एक और एग्जांपल दें, और ये वाला एग्जांपल आप लोग ट्राई करके सॉल्व करके रखेंगे। मैं 1 मिनट में डिस्कस करता हूँ फिर इसको। देखिए सिचुएशन ऐसी है कि एक रॉड है, तो ये एक थिन रॉड है M, L की। ठीक, इस रॉड में यहाँ पर क्लोज 2 रिंग्स लगी हुई हैं। ठीक है, रिंग कैसी है? रिंग का मास है स्मॉल m। ठीक है, और क्या रिंग की रेडियस की जरूरत पड़ेगी क्या हमें यहाँ पर कुछ? नहीं, वो तो इसकी रॉड की थिकनेस पे डिपेंड करेगी ना। सो लेट्स से रिंग का मास कितना है?
m है। डन। अब इस रॉड को हमने कैसे रोटेट किया, ओमेगा से। ठीक, ये रॉड यहाँ पर इस तरीके से पैक है, मतलब रिंग गिर नहीं सकती हैं। आपको समझ आया क्वेश्चन? सो फाइंड करना है, फाइंड और इनिशियली the rod is rotated with omega naught, then find its omega when rings reach at the end. ओके, तो क्वेश्चन समझ आया क्या प्रॉब्लम हुआ? रिंग अभी क्लोजर थे तो उनमें क्या फोर्स लगने लगेगा बाहर की तरफ, एक सेंट्रीफ्यूगल। तो वो सेंट्रीफ्यूगल उनको एकदम एज तक पहुंचा देगा। तो इसका मतलब वो एज तक पहुंच जाएंगे तो कुछ चीजें चेंज होंगी ना, तो इसका मतलब उसके वजह से क्या चेंज हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I एग्जैक्टली, उसके वजह से क्या होगा, ओमेगा चेंज हो जाएगा। तो चले कर ले, सॉल्व करें। m की वैल्यू दे देते हैं। अच्छा चलो, स्मॉल m की वैल्यू है कैपिटल M/2। अब आंसर एग्जैक्ट आएगा आपको। फिर चले सॉल्व करें फास्ट, मैक्सिमम 1 मिनट। ओके, तो आई गेस आप लोग को आइडिया लग गया। I1 कितना होगा पहले केस में? ml I1 स्क्वायर बाय 12। ml स्क्वायर बाई 12। गुड। अभी क्या ये रिंग का कुछ आएगा क्या? नहीं, वो एकदम सेंटर पे उनका क्या आएगा, 0। लेकिन I2 पे क्या होगा, ml स्क्वायर बाई 12 तो रहेगा ही, साथ में क्या ऐड हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स 2 टाइम्स। m/2 इंटू l/2 का स्क्वायर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि आपको ऐसे एज अ पॉइंट मास डील करना है। अब ये रिंग है ही नहीं, रिंग के बारे में हमें कुछ सोचना ही नहीं है, तो हमें सिर्फ देखना है कि ये पॉइंट मास है। सो 2 इंटू इस पॉइंट मास का मास कितना है, m/2 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर l/2 का स्क्वायर। ये सिंपल आइडिया होगा। सो बेसिकली ये ml स्क्वायर टाइप का हो गया 2 टाइम्स। तो कितना हो गया, ये 1/4 आ गया। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये 1/4 है, हम किसका मल्टीप्लाई करा ले, 3 का मल्टीप्लाई करा ले। सो टोटल कितना आ जाएगा, 1/3। सो क्या आ जाएगा, ml स्क्वायर बाई 3। सॉल्व करके अभी काम बन जाएगा, बिकॉज नेट टॉर्क क्या है, 0। इसका मतलब L क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। और L अगर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। I1 कितना है, ml स्क्वायर बाई 12, ω1 कितना है, ω0, और I2 कितना है, ml स्क्वायर बाई 3 ω2। क्लियर? तो इसका मतलब ω2 कितना आ गया,
ओमेगा नॉट बाई 4। बता यार, समझ आया यार सबको? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सबको समझ आया? मतलब एट द एंड आपको क्या सिर्फ टारगेट करना है कि यार एल का फॉर्मूला है आई ओमेगा, अगर आई बदला तो क्या बदल जाएगा? ओमेगा बदल जाएगा, सिर्फ इतना सोचना है। यार क्लियर है सबको? यस सर। ओके तो अगर किसी को अपना एंगुलर स्पीड सडनली बढ़ाना है, लेट से मतलब कोई पर्सन यहाँ से जंप करना चाहता है, ठीक, अब उसे जंप स्ट्रेट नहीं करना, मतलब ऐसा समझ गए जैसे वो जिम्नास्ट लोग करते हैं, ऐसा रोटेट होके जंप करना है लेट से। तो इसका मतलब ये है कि जब वो स्टैंडिंग था, जब वो पर्सन स्टैंडिंग था, तो क्या उसमें कुछ भी ओमेगा था क्या इनिशियली? नहीं था। लेकिन अब भी उसे इस तरीके से जंप करना है कि उसमें ओमेगा आ जाए कुछ, मतलब ओमेगा क्या होना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। तो यार ओमेगा ऐसे कैसे बढ़ जाएगा? अलग से कोई फोर्स आ रहा है क्या? नहीं। तो कुछ भी करके हमें इस समय का आय क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ओमेगा चाहिए तो आय कम करना पड़ेगा, और आय कम करना पड़ेगा मतलब आपकी बॉडी से जो भी मासेस दूर दूर हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा? पास लाना पास पड़ेगा। लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर रोटेट करना है तो इसका मतलब ये है कि आपको आपके बॉडी के जितने भी आर्म्स हैं वो सब कुछ क्लोज लाके एकदम क्लोज स्क्वीज करना पड़ेगा, तब चांसेस ज्यादा होंगे कि आप ज्यादा एंगुलर स्पीड गेन कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ ये एक थ्योरेटिकल फैक्टर है, बाकी सब कुछ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ क्लोज टुगेदर कर लोगे तो ओमेगा मिल जाएगा, इंटरनली आपको चीजें बैलेंस करनी पड़ेंगी, बट हाँ ये एक श्योर क्राइटेरिया है। तो यार आइडिया समझ में आया है कि कभी भी अगर आपको ओमेगा बदलता दिख रहा है क्वेश्चन में, समझ जाओ कौन हैंडल करने वाला है उसको? इनर्शिया। इनर्शिया। इनर्शिया बताएगा कि यार ओमेगा कैसा रहने वाला है। सो मुझे लग रहा है एंगुलर मोमेंटम तो क्लियर हो जाना चाहिए सबको। क्लियर है ना यार सबको? यार बताते जाया करें क्लियर है या नहीं। Yes, sir. यस सर। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यार, एंगुलर इम्पल्स। किसी को लीनियर इम्पल्स याद है? लीनियर इम्पल्स किसी को इम्पल्स फोर्स याद है? Force लीनियर, into time. फोर्स इनटू टाइम। वेरी गुड। इम्पल्स वाज फोर्स इनटू टाइम, गुड। और दूसरा फॉर्मूला, दो फॉर्मूले थे, फोर्स डेल्टा की चीज होती है Change in momentum. चेंज इन मोमेंटम, वेरी गुड। सो ये दो चीजें थे किसके? लीनियर इम्पल्स के। तो अब आप समझ जाओ यार कि लीनियर इम्पल्स के अगर ये दो फॉर्मूले हैं तो एंगुलर इम्पल्स के क्या हो जाएंगे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगुलर इम्पल्स। ओके, एंगुलर इम्पल्स को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जे से। ठीक है, सो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम है तो एंगुलर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? Change in angular momentum. चेंज इन एंगुलर एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम मतलब डेल्टा एल। एल। ठीक है, तो ये एक हो गया पहला क्राइटेरिया। दूसरा, यहाँ पे फोर्स इनटू टाइम है तो ये क्या हो जाएगा? टॉर्क इनटू टाइम। Torque into टॉर्क time. इनटू टाइम। ओके वेरी गुड यार। सो ये हो गया टॉर्क इनटू टाइम। ठीक है, क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट है? नो सर। नो। क्योंकि टी वेक्टर नहीं है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास। अच्छा, एक तो हम बेसिक वाला फॉर्मूला कि अगर कोई भी रोटेशनल चीज है हमें वेक्टर में सॉल्व करना है तो याद है कैसे निकालेंगे? जैसे फोर्स निकाला था तो हमने क्या किया था? आर क्रॉस, सॉरी टॉर्क लिखा था, टॉर्क क्या था? आर क्रॉस एफ। ठीक, उसी तरीके से हमने एंगुलर मोमेंटम लिखा था, एंगुलर मोमेंटम क्या था? आर क्रॉस वी। पी। पी लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो उसी तरीके से अगर हमें एंगुलर इम्पल्स चाहिए तो वो क्या बन जाने वाला है? आर क्रॉस कौन सा इम्पल्स? लीनियर इम्पल्स। समझ आई ये एनालॉजी सबको? तो इसका मतलब इसका वेक्टर वाला वर्जन क्या हो जाएगा?
आर क्रॉस लीनियर इम्पल्स। तो यार ये आर क्रॉस वाली जितनी भी चीजें होती हैं ना, अब मैं इनको डिटेल नहीं लिख रहा हूं, बट आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर टाइप पे करती हैं। इधर आप आई परपेंडिकुलर ले लो या फिर आर परपेंडिकुलर ले लो। ओके, तो देखें फिर से एक बार देख लेते हैं एंगुलर इम्पल्स क्या क्या है। एंगुलर इम्पल्स तीनों चीजें मैं बता रहा हूँ। जैसे इम्पल्स होता था फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स होता था चेंज इन लीनियर मोमेंटम, वैसे यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा क्या, फोर्स का चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ये लीनियर मोमेंटम था, और यहाँ पे फोर्स इनटू टाइम था, तो यहाँ पर क्या रहेगा, टॉर्क इनटू टाइम। और जैसे कि हम रोटेशन के सारे पैरामीटर्स में आर को पहले क्रॉस में लाते थे, तो वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट वाला हो जाएगा यहाँ पर आर क्रॉस आई। और ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है भाई, ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ यार ये इम्पल्स है। ठीक, सो समझ जाना है, या यहाँ पर क्या है, लीनियर इम्पल्स है। इम्पल्स क्यों? क्योंकि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर क्या नहीं लिखते हैं, वेक्टर नहीं लिखते हैं। ठीक है, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिखते हैं हम, सिर्फ आई। यार याद रहेगा डिफरेंस दोनों में, ध्यान रहेगा सबको। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. सो इनर्शिया है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है? टेंसर। स्केलर। ओके, तो बहुत सारे बुक्स में आपको दिख जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। एकदम सही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है। बट जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ स्केलर क्वांटिटी नहीं है। क्लियर? इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं। मतलब मैट्रिक्स के फॉर्मेट में मतलब इसके जो लीनियर कंपोनेंट होते हैं इधर के, वो आपको स्केलर फीलिंग देते हैं, इधर के जो कंपोनेंट है मैट्रिक्स के। बट ये जो डायगोनल वाले कंपोनेंट हैं, ये मल्टीप्लिकेशन वाले कंपोनेंट होते हैं, ये आपको कैसी फीलिंग देते हैं, वेक्टर फीलिंग देते हैं। तो इसका मतलब जब आप हायर ऑर्डर इनर्शिया देखते हैं, अभी हम क्या देखते हैं, सिंगल डायरेक्शनल इनर्शिया देखते हैं। मतलब ये रॉड है तो हम सिर्फ क्या बात करते हैं कि इसकी सिंगल लेंथ के वजह से कितना इनर्शिया आ रहा है। बट आप सोचो रियल में, टॉप व्यू देखो, जब आप टॉप व्यू देखोगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है ना, आप समझ रहे हो। हम जो अभी डील कर रहे हैं वो सिर्फ इस लेंथ को डील कर रहे हैं। क्या हम इस बात को डील कर रहे हैं, बताएं? क्या हम इधर के मासेस को ऐसे डील कर रहे हैं क्या? नो सर। नहीं। No. तो इसको बोलते हैं डायरेक्शनल इनर्शिया। हमारे सिलेबस में नहीं होता है वो। तो हमें अगर फुल लॉजिकल बात करें अगर हम, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में सॉल्व होता है, जिसके डायगोनल मैट्रिक्स क्या, डायगोनल एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शनल टाइप के इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इसको बोलते हैं क्या, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ओके, सो ऐसे टेंसर क्वांटिटी हमारे सिलेबस में 3-4 रहती हैं। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, प्रेशर भी एक टेंसर के फॉर्मेट में आ सकता है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो टेंसर के फॉर्मेट में रहती हैं। इनका मीनिंग क्या है, दे कैन एक्ट एज बोथ स्केलर एंड वेक्टर। लेकिन याद रखें इनका वेक्टर वर्जन हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं होता है, हम सिर्फ स्केलर वाली बात करते हैं। इसलिए क्लास 12th की बहुत सारी बुक्स उसे क्या लिख देती हैं, स्केलर लिख देती हैं डायरेक्टली, बट एक्चुअल में देखें तो वो एक टेंसर है। ओके, तो ये मोमेंट ऑफ ये एंगुलर इम्पल्स का हमें आइडिया क्लियर है कि एंगुलर इम्पल्स क्या है, कैसे इसके फॉर्मूले रहने वाले। अब थोड़ा सा लीनियर से इसको फील कर लेते हैं हम। सपोज एक ऑब्जेक्ट है ये, और याद है अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को क्या मिल जाने वाला है, एक
अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो इससे ऑब्जेक्ट को क्या मिलेगा? एक acceleration, एक्सेलरेशन। ठीक है। दूसरा केस, अगर हम इस फोर्स को यहाँ पर लगाने वाले हैं तो इसका मतलब ये होगा, इसको अब क्या मिल जाने वाला है साथ में? टॉर्क। टॉर्क मिल जाएगा, मतलब रोटेशनल भी आ जाएगा। तो इसको अल्फा भी आ जाएगा और इसको ए भी आ ए जाएगा। भी आ जाए। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ ए आएगा। तो जिस तरीके से ए और अल्फा डील करते हैं वैसे ही मोमेंटम जो था, इंपल्स था, वो किसको हैंडल करता था? वेलोसिटी को हैंडल करता था। क्लियर? तो इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पर एक क्या लगाया, इंपल्स लगाया, तो इसका मतलब वो इंपल्स इसे क्या जनरेट कर देगा? एक वेलोसिटी। वेलोसिटी दे देगा और इंपल्स हो जाएगा चेंज इन एमवी, चेंज इन मोमेंटम, मतलब क्या? एम डेल्टा वी। समझ आया? मतलब जैसे फोर्स ही रोटेशनल फीलिंग देने वाला है, यहाँ पर फोर्स क्या दे रहा है? सिर्फ लीनियर फीलिंग दे रहा है। यहाँ पे लीनियर और यहाँ पे लीनियर प्लस रोटेशनल। बट क्या ए और अल्फा को डील करेंगे? यहाँ पर फोर्स डील करता है किनको? ए और अल्फा को। वैसे ही इंपल्स किन्हें डील करने वाला है? वी और omega, ओमेगा को। तो जब हम फोर्स के क्वेश्चंस पढ़ते थे तो हमसे क्वेश्चन ए और अल्फा पर पूछे जाते थे, और जब हमें इंपल्स देगा तब हमसे क्वेश्चन किन पे पूछेगा? वी और omega, ओमेगा पे। तो इंपल्स हमने लगा दिए यहाँ पर। तो अब आप समझ गए कि अगर आपको वी निकालना है तो डायरेक्टली इंपल्स से काम आ जाएगा। अगर हमें क्या निकालना है? वी निकालना है, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा इंपल्स से कि कितना वी मिल जाने वाला है। लेकिन अगर हमें ओमेगा निकालना है तो किससे आएगा ओमेगा? एंगुलर इंपल्स से। ओमेगा किससे डील करेंगे हम? एंगुलर इंपल्स से, मतलब एल से। और एल कैसे आएगा? आर परपेंडिकुलर इनटू आई, और वो क्या देगा इसे? आई ओमेगा टाइप पे। ओके, सर जे ना, हाँ सॉरी, जे होगा वो होगा आर परपेंडिकुलर इनटू आई, जो कि इसे क्या देगा? आई ओमेगा। क्या इसका आई बदल गया क्या? नहीं। तो इसका मतलब एल में चेंज मतलब क्या हुआ? ओमेगा। ओमेगा में चेंज हुआ। तो इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चंस बनेंगे, सॉरी एंगुलर इंपल्स पे क्वेश्चन बनेंगे कि हम ओमेगा कितना उसको प्रोवाइड करा देने वाले हैं। समझ आया? क्वेश्चन यहां तक समझ आया सबको? यस Yes, sir. ओके, तो अभी एग्जांपल देखेंगे एक दो, तो एंगुलर इंपल्स और समझ में आ जाएगा। एंगुलर इंपल्स का सिंपल टारगेट है, जैसे फोर्स और टॉर्क का क्या टारगेट था? ए एंड alpha, अल्फा। हाँ, तो उसी तरीके से आई लीनियर इंपल्स और एंगुलर इंपल्स का क्या टारगेट है? v and ओमेगा omega, जनरेट करना। ठीक है, वी एंड ओमेगा जनरेट करना। तो चाहिए तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे, फिर से वैसे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक बार लिख ही दिया है, बट फिर से लिख देता हूँ। जैसे फोर्स काम करेगा किसको? ए प्रोवाइड कराने का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या बन जाएगी हमारी? टॉर्क। और वो क्या प्रोवाइड करेगा हमें? अल्फा। सिमिलरली आई मतलब चेंज इन मोमेंटम, ये प्रोवाइड करेगा क्या? वी। एंड आई इंटू आर परपेंडिकुलर, मतलब वो क्या बन जाएगा? जे। वो क्या प्रोवाइड करेगा हमें? omega, ओमेगा रिलेट करेगा। सो वो क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा आपको कि क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, कैसे निकालना है। तो एग्जांपल वाइज देख लेते हैं इसको। बताए रेगुलर इंपल्स में किसी को कोई डाउट है क्या? कोई टेंशन? ओके, चलिए फाइंड कर लेते हैं।
Okay, an impulse of I naught is applied as given. Find the omega of rod m, l. ठीक है, ये रॉड है, इसका ओमेगा आपको बताना है. ओके, तो पहले बताओ क्या इनिशियल ओमेगा है क्या कोई? इनिशियली कुछ गिवन है क्या क्वेश्चन में? नहीं. तो इसका मतलब डायरेक्टली जो चेंज आएगा वही हमारा ओमेगा को देगा. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगुलर इंपल्स क्या कॉज करेगा? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर इंपल्स क्या जनरेट करेगा? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. और एंगुलर मोमेंटम मतलब चेंज मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा आई ओमेगा. आई चेंज होगा क्या? नहीं. सो इसका मतलब क्या चेंज होने वाला है? ओमेगा. ओमेगा. और ओमेगा हमें लिखना है तो ओमेगा फाइनल माइनस, ओके ये आई नहीं है, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल. अच्छा, आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? किसके अबाउट रोटेट होने वाला है? अगर फ्री टू रोटेट है तो किसके अबाउट रोटेट होगा? सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास के अबाउट. सो इसका मतलब ये क्या होगा? आई सेंटर ऑफ मास. एक्चुअल वर्ड है आई एक्सिस ऑफ रोटेशन. रोटेशन. वो सेंटर ऑफ मास है तो वो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर बाई 12. 12. और काम बन गया. ओमेगा इनिशियल कितना है? 0. तो ओमेगा फाइनल आ जाएगा. अब हमें चाहिए एंगुलर इंपल्स. कैसे निकालते हैं एंगुलर इंपल्स? अगर लीनियर इंपल्स दिया है तो R क्रॉस हाँ, वेक्टर नहीं, जस्ट आर परपेंडिकुलर इज इनफ. आर परपेंडिकुलर इनटू लीनियर इंपल्स. ठीक है, आर परपेंडिकुलर कितनी है यहाँ पर? एल बाई 4. क्लियर? सो ये हो गई यहाँ पर एंगुलर इंपल्स. मैं बार बार वेक्टर क्यों लिख रहा हूँ? ऑल्दो ये मैग्नीट्यूड है बट मैं बार बार वेक्टर लिख रहा हूँ क्योंकि इस आई से डिस्टिंग्विश्ड रहे प्रॉपर. सो ये हो गया एल बाई 4. अब मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ आई नॉट. आई नॉट इज द इंपल्स. सो क्या आ गया ओमेगा फाइनल? सॉल्व कर देंगे. सो एक एल कैंसिल आउट हो गया. 3 आई नॉट बाई एम एल. यार क्लियर है सबको? सर या हम फोर्स अगर नीचे लगा रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शिफ्टिंग नहीं लगाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि किसके अबाउट रोटेट होगा. अगर मैं फोर्स यहाँ पे लगाऊंगा तो किस पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा? ये सेंटर ऑफ मास. फ्री टू मूव है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही होगा. अगर मैं इवन यहाँ पर भी लगाऊंगा तो क्या होगा? इसी के अबाउट रोटेट होगा. सोचो मैं यहाँ पर लगाऊंगा, रोटेट होगा क्या? नो सर. नहीं. जे ही क्या आएगा आंसर? 0, बिकॉज और परपेंडिकुलर ही नहीं है यहाँ पर. समझ आया? टॉर्क टाइप ही फील करना है. देखो फीलिंग टॉर्क टाइप ही लेना है. अभी फिर से बोल रहा हूँ, रोटेशन में सारी फीलिंग किसके टाइप में है? टॉर्क टाइप पे ही फील करना है आपको. डन? यस सर. ओके यस सर. ओके चले. तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं. एक और एग्जांपल, इस पे थोड़ा सा और मिक्स एग्जांपल कर लेते हैं कि कैसे और चीज़ें यूज होने वाली हैं. सो लेट्स से एक बॉल है, ओके. नाउ नहीं ऐसा नहीं, एक सेकेंड. इस तरीके का क्वेश्चन है. अ बॉल इज dropped, sorry, a ball rotating with omega naught is dropped on the floor where it starts to roll, where it starts
pure rolling. Then find nu omega and linear speed. ओके तो पहले यार क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन क्या है? पहले तो बॉल मतलब हमें चेक करना पड़ेगा कि सॉलिड है या हॉलो ले। कैसा लेंगे अगर बॉल सिर्फ बोला है? सॉलिड लेंगे, ठीक है। सो लेट से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ अ बॉल, यहाँ पे ब्रैकेट पे सॉलिड है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या है पता है? क्वेश्चन ये है कि ये ग्राउंड है, लेकिन अभी बॉल आपने ऐसे हाथ में लेके रखी हुई है और उसे क्या कर दिया है आपने? ओमेगा नॉट से घुमा दिया है। उस बॉल को आपने क्या किया है? ओमेगा नॉट से घुमा दिया है। तो इनिशियली तो बॉल आपके हाथ में थी और आपने ओमेगा नॉट से घुमा दिया। थोड़ी देर बाद बॉल क्या होगी? अब ग्राउंड को टच करेगी यार, बॉल ग्राउंड को टच करेगी, समझ आया? प्रॉब्लम क्या होगी तुरंत बताएं। जैसे ही बॉल ग्राउंड को टच करेगी क्या प्रॉब्लम होगी? आगे नॉर्मल। नॉर्मल। अरे वाह भाई, ठीक है यार। क्या समझा यार? पहले किसको डील करेंगे? इस पॉइंट की टेंडेंसी किस तरफ जाने की होगी? आगे आगे की तरफ। आगे किस आगे जाके स्पीड से? आर ओमेगा नॉट से आगे जाने की टेंडेंसी होगी। तो कौन आ जाएगा यहाँ पर? फ्रिक्शन किस तरफ, आगे या पीछे? पीछे पीछे की तरफ। क्लियर? यहाँ पर क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन। तो इसका मतलब इस बॉल को क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगी? एक लीनियर स्पीड। अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा? पीछे की ये फ्रिक्शन इसको एक क्या देने लगेगा? लीनियर स्पीड दे देगा। और क्या रिड्यूस करने लगेगा? इसका ओमेगा 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 रिड्यूस करने लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन क्या कॉज करेगा? अब फ्रिक्शन दो काम करेगा। फ्रिक्शन V को इंक्रीज करेगा और क्या करेगा? ओमेगा को डिक्रीज ओमेगा को डिक्रीज कर देगा भाई फ्रिक्शन। अब ये समझो, तो इसका मतलब एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब क्या हो जाएगा? अरे आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा? V इक्वल टू ओमेगा एग्जैक्टली, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R ओमेगा हो जाएगा। देन अगर इक्वल हो गए तो क्या फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या? नो सर फ्रिक्शन, ओके। सो इसका मतलब जब फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो V एंड R ओमेगा विल रिमेन सेम। इसका मतलब क्या हो जाएगी? प्योर रोलिंग हो प्योर जाएगी। रोलिंग समझ आया? तो क्वेश्चन का फील आया। इसलिए आप फील करो कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से घुमा के रोटेट करके डालोगे तो वो बैकवर्ड स्टार्ट कर देगी मोशन। आप फील कर लो, बॉल को अगर आप ऐसे रोटेट करके ग्राउंड पे थ्रो करोगे तो वो सडनली बॉल किस तरफ स्टार्ट होगी? पीछे की तरफ। इवन आप थ्रो आगे की तरफ करो, आप उसे थ्रो आगे की तरफ करो, लेकिन ओमेगा उसे ज्यादा दे दो तो क्या होगा? पीछे की तरफ इनिशियली वो फील आएगी आपको। वो बाउंस नहीं होगी। अरे बाउंस होगी यार, तुम भी बाउंस तो होगी। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि इस तरीके से ड्रॉप कर रहे हैं कि बाउंसिंग इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ बाउंस होगी बेटा, बाउंस होगी। आई एम इग्नोरिंग कि बाउंस नहीं हो रही है, ठीक है। काफी सॉलिड है वो, जितनी ज्यादा सॉलिड होगी उतना बाउंस होने का चांस कम है उसका। बाउंसिंग इग्नोर करते हैं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो यार यहाँ तक ओके है सबको? यस अब इस पे सॉल्व कैसे करेंगे यार? ये V ओमेगा ये सब फाइंड कैसे करेंगे? कौन सी चीज कंजर्व थी पूरे टाइम पे? मोमेंटम मोमेंटम मोमेंट कंजर्व ऑफ था। कैसे पता चला भाई? एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया ना, फ्रिक्शन। मोमेंटम कहाँ कंजर्व है? इनर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है। मोमेंटम तो यहाँ पे कंजर्व है, आई गारंटी। ओमेगा मोमेंटम ओमेगा क्या है? अरे यार रुको, मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे। अगर फोर्स जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? जीरो। लेकिन समझाया था ना, एंगुलर मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है टॉर्क पे, और टॉर्क हम पे डिपेंड करता है कि हम पॉइंट कौन सा ले रहे हैं।
याद है ना, टॉर्क डिपेंड करता है हमारे पॉइंट पे। सपोज ये है, mg का टॉर्क आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। लेकिन मैं पूछूं, बताओ इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आएगा क्या? नो सर। नहीं। तो इसका मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे कंजर्व कराना है। समझ आया? यस सर। तो क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व है क्या? नहीं, बिकॉज एफ नेट इज नॉट जीरो। सो linear momentum delta p is not zero, p is not constant. But if we solve about the point of contact, तो टॉर्क क्या आ जाएगा फ्रिक्शन का? 0. 0. जीरो। सो इफ we solve it with respect to point of contact, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नेट फोर्स जीरो नहीं है, एफ नेट जीरो नहीं है, बिकॉज वहां पर क्या आएगा? फ्रिक्शन आएगा, बट टॉर्क नेट जीरो है। कैसे? देख लेते हैं यार। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। अब देखो कितने फोर्सेस लग रहे हैं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा क्या? mg, mg का टॉर्क आएगा क्या? नॉर्मल, नॉर्मल का टॉर्क आएगा क्या? नहीं। सब लोग कहां से पास हो रहे हैं? इधर से। क्या होगा सबका टॉर्क? 0. जीरो। तो आइडिया समझ में आया कि क्यों हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चूज किया? क्योंकि उसके अबाउट टॉर्क नेट जीरो है। तो किसके अबाउट हम कंजर्व करा सकते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट। सो एल विल बी कांस्टेंट अबाउट किसके अबाउट? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यार एल लिखना तो आता है ना आप लोगों को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट? यार एल लिख लेंगे। एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। अच्छा चलो फिगर बना लेता हूं जल्दी से। इनिशियली सिर्फ क्या था? इनिशियली सिर्फ क्या था इसके पास? Omega naught. ओमेगा। ये हुआ इनिशियल, इनिशियल। और फाइनल क्या हो गया इसके पास? कुछ v आ गया और ओमेगा क्या बच गया? ओमेगा बच गया। पहले क्या था? ओमेगा नॉट था। ये क्या हो गया? फाइनल। किसके अबाउट हमें जज करना है? इसके अबाउट। अभी ये क्या कर रहा है? प्योर रोलिंग कर रहा है ना। क्या प्योर रोलिंग में फर्क पड़ता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का? पता है? प्योर अगर रोल कर रहा है तो क्या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो इनिशियल वाला क्या हो जाएगा? सिर्फ आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू Omega naught. ओमेगा नॉट इज इक्वल टू एल फाइनल। फाइनल में दो आ गए। अब क्या? आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू Omega. कुछ ओमेगा प्लस एक और एक्स्ट्रा आ गया। कौन सा? MVR. MVR। अब बताओ दोनों क्लॉकवाइज हैं एंटी क्लॉकवाइज हैं? यार ये कैसा है? Clockwise. अच्छा ओमेगा देखें यार, Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। और इसका फीलिंग कैसा होगा? अरे v इस तरफ है ना, इसका भी फीलिंग कैसा होगा? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। भाई लोग क्या कर रहे हो? अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो फिर वो सब्ट्रैक्शन में दिक्कत आ जाएगी ना। एंटी क्लॉकवाइज। ये क्वेश्चन में इतना ज्यादा डिटेल जरूरत नहीं है सॉल्विंग में, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको डाइजेस्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बाकी तो हमें एग्जाम में सीधे क्या लगा देना है यहाँ पर। समझ आया? एग्जाम के लिए सिर्फ यही लाइन इंपॉर्टेंट है। और हमें नोन क्या है? v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? Omega. आर ओमेगा। तो बस रिप्लेस कर देते हैं, काम बन जाएगा। आई की वैल्यू कितनी है डिस्क के लिए? डिस्क है स्फीयर है? स्फीयर 2/5 MR square. mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर इंटू न्यू ओमेगा प्लस वी को क्या लिखा हमने? आर ओमेगा। तो यहाँ से भाई हमें क्या आ जाने वाला है? ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा कितना आ गया? यहाँ से ऐड करेंगे 1, सो 7/5। क्लियर?
5 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2/7 ओमेगा नॉट। यार समझ आया सबको? Yes, sir. ओके, देन v इज इक्वल टू Sir. कितना आ जाएगा? या इनिशियल ओमेगा नॉट एंटी क्लॉकवाइज ही था ना? इनिशियल, ओके एक मिनट, ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। हमने कैसे दिया हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है। ओके, ये थोड़ा सा फिगर में गड़बड़ हुआ। इनिशियल ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है, नहीं तो फिर वो साइन का गड़बड़ आ जाता है ना। ये भी कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लेके सॉल्व कर दिया है। ओके यार, समझ Yes, आ गया sir. सबको Yes, sir. कि किस तरीके से v ओमेगा ये सब निकाल सकते हैं? डन। तो इस टाइप पे शीट में क्वेश्चन रहेंगे, आप शीट का सेक्शन 7.6 सॉल्व कर सकते हो। ये भी इम्पल्स वाला समझ आया? सपोज एक क्वेश्चन और मैं आपको जस्ट ऐसे हिंट कर देता हूँ कि किस हाइट पे हम एक फोर्स लगाएं। पूल गेम देखते हैं ना, पूल में हम ऊपर स्टिक से हिट करते हैं। सो स्टिक से लेट से हिट किया तो किस हाइट पे हिट करना चाहिए कि ये क्या स्टार्ट कर दे? प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दे। तो हमें पता है कि किस हाइट पे हिट करना चाहिए तो प्योर रोलिंग स्टार्ट होती है। ये न्यूट्रल पॉइंट पर। कहां पर? न्यूट्रल पॉइंट पर हिट करेंगे तो ये फोर्स अकेले ही क्या प्रोवाइड कर देता है? F इज इक्वल टू एम ए ही प्रोवाइड कर देता है, और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, दोनों ही अकेले ये प्रोवाइड कर देता है प्योर रोलिंग के लिए। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है। 7.6 सॉल्व करना स्टार्ट करना है, जो भी डाउट्स रहेंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके, चले यार, आज के लिए फिर इतना ही काफी है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो यार। कोई डाउट क्या किसी को? ओके चले ठीक है। ओके देन, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir.